उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने के मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायाधीश पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होगा या नहीं, इसे लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा, हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर जंगल काटने की अनुमति के लिए भी अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। सरकार द्वारा ये कहा गया कि हमने अभी बेल बाबा में जो जमीन है रिजर्व फॉरेस्ट है उसका प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजा है और हमारी केवल अभी प्रपोज्ड है वो जो जगह है, अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुई ना। हमने अभी प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिवक्ता द्वारा ये कहा गया क्योंकि अभी तक राज्य सरकार ने इस लैंड को, रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को हाईकोर्ट को देने के का कोई प्रपोजल अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजा है। देहरादून के पटेल नगर में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आया है और कारगी चौक से पटेल नगर रोड पर चलती कार में युवकों पर कई राउंड फायर हुए। इसके बाद शिमला बाईपास के सेंट जूड चौक पर दोबारा फायरिंग हुई है। इसमें साहिल नाम का युवक घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि गुरमीत नाम का युवक अपने साथियों के साथ स्विफ्ट कार से पहुंचा और युवकों पर फायरिंग कर फरार हो गया। युवकों ने उसका पीछा किया। इसके बाद सेंट जूड चौक पर हुई दूसरी फायरिंग में साहिल घायल हो गया, उसे इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक गुरमीत सहारनपुर के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि गुरमीत का आदित्य, सुजल और अंशुल से पुराना विवाद है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हल्द्वानी में एक फिल्मी स्टाइल में हैरान करने वाला लूट का मामला सामने आया है। दरअसल यहां के गोरा पड़ाव इलाके में बुधवार रात 10 से 12 हथियारबंद लोग एक ऑफिस में दाखिल होते हैं जहां जुए, शराब और सट्टे की पार्टी चल रही होती है। ये हथियारबंद लोग खुद को पुलिस की एसओजी टीम का मेंबर बताते हैं, वो भी फिल्म स्पेशल 26 के स्टाइल में, और सट्टा और जुआ खेल रहे लोगों को पूरी तरीके से अपने चंगुल में ले लेते हैं। इससे पहले कि सट्टे और जुए के नशे में चूर लोग कुछ समझ पाते, हथियारबंद लोगों ने हथियार दिखाते हुए पूरा कैश रखवा लिया। साथ ही इन लोगों के द्वारा पहने गए सोने की चेन और अंगूठी भी लूट ली गई। साथ ही इस कैंपस में लगे सीसीटीवी भी और डीवीआर भी लेकर फरार हो गए ताकि उनकी पहचान ना हो सके। बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर लूट के लिए पहुंचे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का शक उत्तर प्रदेश के बरेली में मौजूद एक गिरोह के ऊपर है। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। एसपी ने जल्द घटना के खुलासे का दावा किया है। बाहर से कुछ लोग आते हैं, पहले नकाब पहन के आते हैं और नकाब पहन के एंट्री मारते हैं और उसके बाद अपने आप को एसओजी बोल के उनको डरा धमका के वहां के पैसा और चेन और कुछ फोन्स लूट के ले जाते हैं। तो काफी एक गंभीर वारदात है ये। घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए डकैती में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। अपराध को हमने एक चैलेंज की तरह भी ले रहे हैं और गंभीरता से लेते हुए इसका सफल अनावरण, तकनीकी साक्ष्य का एकत्रीकरण और अभियुक्तों का धरपकड़ एवं अग्रिम कार्रवाई के लिए हमने एक विशेष टीम का गठन भी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के जिला अस्पताल में करीब 50 लाख रुपए की लागत से ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे आपात स्थिति में मरीजों के लिए जरूरी ब्लड स्थानीय स्तर पर समय से मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पताल में 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिटी स्कैन, एमआरआई, डायलिसिस जैसी सुविधाएं पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। साथ ही डायग्नोस्टिक विंग और ऑपरेशन थिएटर का निर्माण भी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड का आदर्श जिला बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
और सीएम धामी ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने देश विरोधी फैसले लिए हैं और शहीदों का अपमान किया। जो वंदे मातरम आधा अधूरा गाने का जो उनकी कार्य समिति ने फैसला लिया है वो देश विरोधी फैसला है। उन करोड़ों करोड़ देशवासियों की जो भावना है, उन शहीदों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन सभी के सपनों पर कुठाराघात है। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से करती रही है। तुष्टीकरण के लिए पहले भी उन्होंने वंदे मातरम को बांटा था, उसके बाद देश की आज़ादी के बाद अब वही फिर से दोहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया तो उसमें भारतवर्ष के देवी देवताओं का स्मरण होगा, देवी देवताओं का गान होगा, उनकी स्तुति होगी। और मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सच में उत्तराखंड में तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वयं पूछना चाहिए अपने नेतृत्व से कि जो देवी देवताओं का जो ये स्थान है, देवी देवताओं का प्रदेश है, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, अगर वहाँ देवताओं की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ लक्ष्मी की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ दुर्गा की स्तुति नहीं की जाएगी, तो किसकी स्तुति की जाएगी? दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की उत्तराखंड में दो रैलियां कराई जाएंगी। प्रियंका गांधी चमोली के गौचर और अल्मोड़ा में रैली करेंगी, जबकि राहुल गांधी रुद्रपुर और हरिद्वार में रैली करेंगे। हालांकि रैली की तारीखों की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है जल्दी ही राहुल और प्रियंका समेत दूसरे बड़े नेताओं की जनसभा पर अंतिम फैसला लिया गया है। साथ ही अगले महीने से बड़े नेताओं की रैलियां कराने के आसार हैं। इसके साथ ही राज्य कांग्रेस को संकल्प परिवर्तन यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। एसआईआर पर नजर और मीडिया विंग को मजबूत करने पर फोकस करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली के केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचे, लेकिन आयोग से मुलाकात के लिए समय नहीं मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने आयोग के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं से ज्ञापन लिया है और सभी बिंदुओं पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसआईआर के नाम पर कितने हमारे जो योग्य मतदाता हैं उनके नाम सूची से काटे जा रहे हैं। गलत ढंग से किसी को कह दिया जाता है ये यहाँ पर है नहीं। यंग लोगों को कह दिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। एब्सेंट दिखा देना। फैक्ट ये है उत्तराखंड में कि सिटिंग एमएलए जो है, सिटिंग एमएलए को उसका नाम मतदाता सूची से निरस्त करने का प्रस्ताव अनजान व्यक्ति दे रहा है और चुनाव आयोग उसको एंटरटेन कर रहा है। और जब हमने उस शिकायतकर्ता के पास तक हम पहुंचे, हमारी टीमें पहुंची, तो उसने कहा भाई मैंने तो कोई शिकायत नहीं की है। और अंततोगत्वा वो व्यक्ति अपने इस आरोप से छुटकारा पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास गया और एफिडेविट बनाया कि मैंने कोई शिकायत नहीं की है और ये नकली शिकायतें हैं। इस प्रकार से अनगिनत एफिडेविट लोगों ने किए हैं। देहरादून में शादी के प्रपोजल से शुरू हुई एक जोड़े की कहानी सरकारी नौकरी के लिए पैसे पर आकर रुक गई और इस मामले में महिला कथित तौर पर ठगी का शिकार हुई। ये पूरा मामला क्या है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून के प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली नर्स प्रीति का सपना सरकारी नौकरी का था। इसी बीच प्रीति की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर चारू चंद्र जोशी से हुई। दोनों में शादी को लेकर बात हुई। साथ ही प्रीति ने अपनी सरकारी नौकरी की इच्छा जाहिर की। इसी बीच बीते 25 जुलाई को उत्तराखंड में नर्सिंग स्टाफ का भर्ती एग्जाम हुआ था। चारू ने भी प्रीति की सरकारी नौकरी की इच्छा को भांपकर उससे सरकारी नौकरी दिलाने के एवज में 32 लाख लिए।
अब नौकरी तो लगी नहीं, लेकिन प्रीति ने खुद को ठगा हुआ पाया तो जाकर पुलिस से शिकायत कर दी। वहीं इस मामले में अब नर्सिंग एकता मंच भी कूद पड़ा है। बीजेपी का कहना है कि पैसे देने वाले और लेने वाले दोनों ही दोषी हैं। अब आप ये बताइए कि 32 लाख रुपए की अगर ट्रांजेक्शन किसी को दी जा रही है तो क्या उसको कितना कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया हो, क्या उसको बताया नहीं गया होगा कि हाँ आपका काम इस तरीके से होना है। और यहाँ तक कि लड़के का कहना तो ये भी था कि उसने पहले ही बता दिया था कि आप लोग कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, होना इसमें एग्जाम लगा था कि कोई भी पेपर है जो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो और वो बेचा जा रहा है तो आप खरीदने क्यों गए, और जब आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो गई तो आप क्यों नहीं पुलिस प्रशासन की मदद लिए, क्यों नहीं आपने जाकर कोई सरकार से अपील करी, ये सब चीजों का मामला क्यों नहीं आपने उधर स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि आरोप कोई भी कुछ भी लगा सकता है, लेकिन देखना ये जरूरी है कि उनकी सत्यता क्या है। आरोप लगाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन अगर कोई तथ्य है तो निश्चित रूप से वो दे, उनकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य में तो बड़े कड़े नियम इस चीज को लोग बनाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस राज्य में पहले से ही नकल विरोधी कानून लागू है, वहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला कैंडिडेट के साथ 32 लाख की ठगी कर दी जाती है। दूसरी ओर महिला को भी एग्जाम पास करने के बजाय एक आसान रास्ता चुनना पड़ा, जहां उसे धोखा मिला। फिलहाल आरोपी चारू चंद की गिरफ्त में आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चमोली के नंदानगर में सड़क हादसा हुआ है। कुरुड़ लुंतरा सड़क पर एक कार खाई में गिर गई है। हादसे में भारतीय सेना के जवान संदीप गौड़ की मौत हो गई है। संदीप 12 गढ़वाल स्काउट में तैनात थे और इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आए थे। बुधवार देर रात जब वो अपने कार से घर लौट रहे थे तो चंचोली गदेरे के पास उनकी कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने शव को खाई से बाहर निकाला है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। हनुमान चट्टी और लामबगढ़ के पास हाईवे पर भारी मलबा आने से सड़क बंद हो गया है। सड़क बंद होने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और हाईवे के दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप चमोली से देख रहे हैं। सड़क के दोनों ओर कैसे लोग फंस गए हैं देख सकते हैं आप। रास्ता ब्लॉक हो गया है। हाईवे से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों पर से गिर के रास्ते को बाधित कर रखे हैं। इससे आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। पूरे चाहिए। तो चमोली में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। महज 2 दिन में कुत्तों ने 9 लोगों पर हमला कर दिया है। इसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रशासन की टीमें लगाई गई हैं। देखिए। उत्तराखंड के चमोली में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। महज 2 दिनों में कुत्तों ने करीब 9 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे इलाके के लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घटना नारायण बगड़ क्षेत्र की है, जहां कुत्तों के हमले में बच्चे भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुत्तों के खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल भी बंद करने का आदेश दिया है। नारवल में पिछले 4 दिनों से ये जो आवारा कुत्ते हैं एक दहशत का माहौल बना हुआ है नारवल बाजार में। और अभी तक यहाँ पे जहाँ तक पता चला है कि 7 से 8 लोग कुत्तों ने काट दिए हैं। और जो ये आवारा कुत्ते हैं ये क्या करें कि स्टार्टिंग में प्रशासन की तरफ से मतलब अच्छा रिस्पांस मिला था, उन्होंने एक कुत्ते को पकड़ा। बाद में पता चला कि उसने दूसरे कुत्ते को काट दिया है और फिर उस कुत्ते ने फिर 2-3 कुत्तों को और काटे। इस वजह से थोड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है। कुत्तों से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी लोगों में डर का माहौल है। स्कूली बच्चों पर भी कुत्तों के अटैक से अभिभावक डरे हुए हैं, जिसके बाद लोग खुद भी घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं।
वहीं मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को तैनात किया गया, जो खतरनाक कुत्तों को पकड़ेंगे और उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। परसों 18 तारीख को कुत्तों के द्वारा 4 आदमी को काटा गया और 19 तारीख को 5 व्यक्तियों को काटा गया, 9 व्यक्तियों को काटा गया और आज सुबह 20 तारीख को भी 4 लोगों को कुत्तों के द्वारा काटा गया। तो इसकी जैसे हमें जानकारी मिली, हमने त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए पशुपालन विभाग को निर्देशित किया और पशुपालन विभाग के द्वारा लगातार सर्च अभियान जारी है। कुत्तों को पकड़ने का काम जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम भी पूरी तरह से एक्टिव है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई कुत्ते इलाके में आतंक मचा रहे हैं, जिस पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। कुत्तों को जाल बिछाकर पकड़ा जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। ग्राम पंचायत मिसरास पट्टी में बच्चों से भरी एक स्कूल बस कच्ची सड़क के किनारे फिसलकर खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। सड़क की सुरक्षा दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, इससे बस खतरे की स्थिति में पहुंच गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ और सतर्कता से बस को संभाल लिया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कुमाऊं में इन दिनों एक खास पर्व की धूम मची है। सातू आठू का ये पर्व जहां एक तरफ शिव और पार्वती के प्रतीक आस्था का प्रतीक है, वहीं इस पर्व के जरिए पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम भी साफ झलकता है। देखिए। हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिम नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं, तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी के विदाई के रूप में मनाया जाता है। लोक पर्व ज्यादातर हमारे यहाँ की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, जो अपने गांव, अपने घर, अपने जो परिवार की सुख शांति के लिए मनाती हैं। और यह हमारा बिरुड़ पंचमी से शुरू होता है। गमारा पर्व का आगाज भादो की पंचमी से शुरू होता है, जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार के अन्नों को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं। पर्व के दौरान महिलाएं शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोक गीतों पर खेल लगाती हैं। ये खेल जहां शिव पार्वती के प्रति अटूट आस्था को दर्शाते हैं, वहीं पहाड़ की जीवन शैली भी इनके जरिए दिखाई देती है। पारंपरिक पोशाक में महिलाएं कुछ ऐसा समा बांधती हैं कि हर कोई देखता ही रहता है। परंपरा है, पहले से चली आ रही है। इसमें हम सारी महिलाएं इकट्ठा होकर गमारा और महेश्वर बनाते हैं। उसमें घास वगैरह जैसे धान, कई प्रकार के घास होते हैं और उसको सब मिला के उनको मतलब गौरा को बनाते हैं और दूसरे दिन महेश्वर को बना के। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को भी जिंदा रखने में महिलाओं का खास रोल है। महिलाओं ने ही इस पर्व को सदियों का सफर तय करवाया है, वो भी इस दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। फिर भी पहाड़ के मेले पर्व इंसानों को एक सूत्र में बांधने के 100% सफल है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और देहरादून में 4 दिन तक चली एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का फाइनल हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में अपना दबदबा बनाया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देहरादून के हिमाद्री आइस रिंक में बर्फ की चादर पर रफ्तार दिखाते ये खिलाड़ी देश दुनिया के वो सितारे हैं जो अपने प्रदर्शन से पहचान बना रहे हैं। इस प्रतियोगिता में चीन, कोरिया और हांगकांग समेत 14 देश के करीब 272 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए करीब 30 पदकों के साथ मेडल टैली में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें 9 गोल्ड मेडल शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि अब तक देश में आइस रिंक की कमी के चलते उन्हें प्रैक्टिस के लिए विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब देहरादून में ही खिलाड़ियों को बर्फ की चादर मिल रही है। खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ प्रैक्टिस का फायदा उन्हें इसी चैंपियनशिप में मिला और उन्होंने कई देशों के चैंपियनों को पीछे छोड़ा। 2018 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली के गुड़गांव के एम्बियन स्मॉल रिंग पे। उसके बाद कई साल बाद ये महाराणा प्रताप स्टेडियम पे ये हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंग चालू हुई लास्ट ईयर से, तो तब से उधर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा अगले यूथ ओलंपिक्स और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भारत को टॉप स्टेज पे देखना है। मुझे खुद को लेके जाना है टॉप स्टेज पर, और मैंने 14 साल पे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाइंग का टाइम किया है। देहरादून में तैयार हुआ ये आइस रिंक अब खिलाड़ियों को घरेलू मैदान पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी का मौका दे रहा है। 8 भारतीय खिलाड़ियों का चयन वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। वहीं 2028 में इटली में होने वाले यूथ ओलंपिक, 2029 में कजाकिस्तान में होने वाले एशियन गेम्स और 2030 में फ्रांस में होने वाले गेम्स को देखते हुए भी खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। का जो प्रतिनिधित्व है पिछली बार से बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि आइस रिंक के कारण इनकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चल रही है, और इस कारण से जो मुझे सुनने में आया है कि 8 लोग वर्ल्ड कप के लिए इसी जगह से सेलेक्ट हो गए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे स्केटर्स ने, आज अपना लोहा मनवाया है पूरी दुनिया में। सबसे हर्ष की बात मैं अगर आपको बताऊं, 8 स्केटर भारत के यहाँ पे ट्रेन करके कंपटीशन खेल करके विश्व कप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। देहरादून का हिमाद्री आइस रिंक अब सिर्फ प्रतियोगिताओं की मेजबानी नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों को बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार करने का नया ठिकाना बन रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी रिंक से ट्रेनिंग लेकर कई खिलाड़ी ओलंपिक तक का सफर तय करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नैनीताल की जीवन रेखा कही जाने वाली नैनी झील में बारिश के बाद एक बार फिर से भरपूर पानी नजर आ रहा है। कुछ महीने पहले झील का जल स्तर तेजी से घटकर न्यूनतम स्तर से भी नीचे पहुंच गया था, जिससे कि झील के अस्तित्व और जल स्रोतों को लेकर चिंता बढ़ गई थी। लेकिन पिछले 2 महीनों में हुई अच्छी बारिश से झील का जलस्तर करीब 10 फीट बढ़ गया है। झील में पानी की पर्याप्त मात्रा देखते हुए विभाग ने निकासी गेट खोल दिए हैं, ताकि झील पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े और पानी का स्तर नियंत्रित रखा जा सके। लेवल ऑलरेडी हम जो है उसको मेंटेन कर चुके थे, तो उसको जो है ताकि अनावश्यक रूप से ना बढ़े, उसके लिए हमने अपने गेट को जो है रेगुलेट किया है। 3 इंच कल पानी चलाया गया है ताकि झील का स्तर मेंटेन रहे। अभी क्या जल स्तर है सर? झील का स्तर 87 फीट है।